ये जो कोल्ड ड्रिप सिरप है इसकी सच्चाई क्या है, आइए इसकी पूरी केस स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर रिवाइज शेड्यूल जो मैंने पहले आपसे वादा करा था, शेड्यूल के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको काफी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा अड्डा 24/7 पर, जहां पर आपकी तैयारी होती है बेहतरीन तरीके से एम्स सीआरई की, आरआरबी फार्मासिस्ट की, ड्रग इंस्पेक्टर की, और जितने भी आपके फार्मेसी से रिगार्डिंग एग्जाम्स हैं उन सबके एंड करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस एंड करंट ओरिएंटेड सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एज अ फार्मासिस्ट एंड अ हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। रिवाइज शेड्यूल एम को पढ़ेंगे आज, जो कि जिसके अंदर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया है उसको स्ट्रेंथनिंग करने की बात करी गई है। इस पूरी क्लास के अंदर दो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, कापा करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, एंड दूसरे नंबर पर ONDLS। ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। इस साल आप लोगों को ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर क्या सुधार करा गया या क्या करंट के अंदर इसमें देखा जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सिर्फ ये जो है भैया चर्चा में चल रहा है, इसके ऊपर डीईजी की एक क्लास मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दी है, उसको भी चेकआउट करिएगा। आपको डीईजी की एक एक पर्सपेक्टिव देखने के लिए मिलेंगे। तो रिसेंट केस जो अभी हो रहा था उसी के ऊपर ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। क्यों बच्चों की डेथ हुई, क्यों उनको दिया गया कफ सिरप, तो कोल्ड ड्रिप कंटामिनेशन था, उसमें डीईजी पाया गया था, है ना, उसमें डीईजी था वो ही ज्यादा पाया गया था। तो डीईजी टॉक्सिक होता है, अगर इंजेक्शन हो जाए तो किडनी फेलियर और डेथ तक हो सकती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों को पहले बता दिया। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि रिवाइज शेड्यूल एम, जो भैया शेड्यूल अभी पढ़ेंगे क्या है, वो सब स्टेट में यानी कि सारी स्टेट्स में, यूटीज में यानी कि यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करा जाए। पहली बात, मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस कैंसिल हुआ और क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं आज की तारीख के अंदर। शेड्यूल एम है क्या, अब पहले सबसे पहले समझते हैं कि ये सर शेड्यूल एम की कहानी ही क्या है। शेड्यूल एम यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल का वो पार्ट है जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रीमिसेस इक्विपमेंट्स यानी कि जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की जो बात करता है, यानी कि कैसे फैक्ट्री चलानी चाहिए ताकि ड्रग सेफ बने। पहली बात, क्योंकि किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर ही दवाई बन रही है, सो वो वहां पर फैक्ट्री चलानी चाहिए जहां पर ड्रग किस तरीके से सेफ बने। तो रिवाइज शेड्यूल हम ये कहता है नया, जिससे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को हम मैच कर सकें, लाइक WHO, GMP, PIC के साथ अलाइन करने के लिए इसको अपडेट करा गया। तो इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस। सबसे पहले शेड्यूल एम अगेन होता क्या था, जिसके अंदर क्वालिटी एंड सेफ्टी की बात होती थी, यानी कि PQS, QRM। तो इसको ही हमको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से आज पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज दिस। अब मैं आपको यहां पर पहले छोटी छोटी सी चीजें बता देता हूं कि बेसिकली चीजें होती क्या है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, जो रिवाइज शेड्यूल एम है उसके अंदर बेसिकली फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम की बात करी गई, यानी कि एक ओवरऑल क्वालिटी सिस्टम बना जाए जिसके अंदर प्रोसीजर्स, सारी की सारी पॉलिसीज, है ना सर, प्रोसीजर्स, तुम्हारी पॉलिसीज, ठीक है, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार, याद रखना। जैसे एक रेस्टोरेंट के हेड जो शेफ होता है उसकी रेसिपी होती है, तो हाइजीन और क्वालिटी चेक का सिस्टम बनाता है। इसी तरीके से ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम भी मेंटेन हो सके। दूसरे नंबर पर QRM, मतलब पोटेंशियल रिस्क आइडेंटिफाई करो कि कंटामिनेशन कहां हो रही है, कुछ सोलवेंट तो रोंग नहीं डाल रहे, जैसे हम PEG के अंदर देख रहे थे ग्लिसरॉल, है ना, PEG याद करो, क्योंकि उनकी सीवियरिटी देखो और कंट्रोल लगाओ। अगर कोई बोतल सील लूज हो गई है तो रिस्क है, तो सील को आप पहले चेक करो। देन आता है PQR, दैट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, यानी कि हर साल प्रोडक्ट का रिव्यू करो। बैच फेलियर हो रहा है, डेविएशन है, कस्टमर की कंप्लेंट्स देखो, स्टेबिलिटी डाटा चेक करो। तो ये सब जो है वो रिवाइज शेड्यूल एम कहता है, ठीक है। रिवाइज शेड्यूल एम इन सब की बात करता है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करता है, और वो यही बताता है रिवाइज शेड्यूल एम, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं और डिटेल में कि रिवाइज शेड्यूल एम और क्या क्या कहता है, ठीक है। इससे आप नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि मेन पेपर के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चौथे नंबर पर आता है इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन वैलिडेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, EQ&V, यानी कि इक्विपमेंट वैलिडेशन। अब इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, IQ, OQ, PQ, यानी कि इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और परफॉर्मेंस टेस्ट हमको अच्छे से करना है। जैसे कि HVAC का एयर फ्लो सिस्टम सही है नहीं है, उसको मेजर करो, उसका रिकॉर्ड रखो। पांचवें नंबर पर कहता है फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स,
अब फैसिलिटीज की बात क्या हो सकती है सर? एनीवन एनीवन व्हाट इज फैसिलिटीज? जैसे कि क्लीन रूम्स, एचवीएसी, वाटर सप्लाई कैसी है? तो कंटामिनेशन से बचने के लिए अलग अलग एरिया, कंट्रोल्ड एयर, प्रॉपर वाटर, जैसे कि वाटर फॉर इंजेक्शन, जिससे कि कंटामिनेशन ना हो। छठे नंबर पर आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा की इंटीग्रिटी, यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम रखो, सबको इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली सब रिकॉर्ड्स को रखो, लेकिन टेम्पर प्रूफ और ऑडिट रेडी होने चाहिए कि अगर कभी भी ऑडिट हो तो आपका वो जो सैंपल है वो कभी भी फेल ना हो। डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। और सातवें नंबर पर आता है कि सबको ट्रेनिंग बेहतरीन दो भाई। क्या सर? सर ट्रेनिंग, जिससे कि कंटामिनेशन का रिस्क आए ना। अगर आपका क्यूसी का, प्रोडक्शन का, वैलिडेशन का ट्रेनिंग रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेंगे और ट्रेन स्टाफ आपके पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं आ सकती। एंड रिकॉल एंड कंप्लेंट हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बैच हार्मफुल निकले तो उसको ट्रेस करो और सारे के सारे बैच को रिकॉल कर लो। एंड 9th नंबर पर आती है स्टेरिलिटी माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि जहां रिक्वायर्ड हो, पर्टिकुलरली पेरेंट्रल्स के अंदर। ये सब कुछ रिवाइज शेड्यूल हम कहता है। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं एक बात कहूं तो इनहांस क्वालिटी एंड सेफ्टी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड फास्ट रिकॉल। क्लियर? क्लियर यहां तक? यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एक एक बच्चे के डाउट जो है मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक सिंपल भाषा में मैं पहले आप लोगों को इसको छोड़ दो, 1 मिनट मेरी सुनिएगा कि शेड्यूल एम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का वो पार्ट है जो कि जीएमपी की बात करता है, यानी कि फैक्ट्रीज के अंदर ड्रग बनाने के स्टैंडर्ड के सिस्टम की बात करता है। फैक्ट्री के डिजाइन कैसा होना चाहिए, मशीन कैसे मेंटेन करनी चाहिए, हाइजीन, क्वालिटी कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ कैसा होना चाहिए, ये सब शेड्यूल एम बात करता था। अब शेड्यूल एम के अंदर कुछ नया इंट्रोडक्शन करा गया, क्योंकि रिसेंट कुछ केसेस के अंदर, कफ सीरीज के अंदर, जैसे कि कोल्ड ड्रिफ्ट के अंदर डाइथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि डीजी मिला, जो कि टॉक्सिक था, बच्चों की डेथ हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल लेवल पर अपग्रेड करना होगा। तो 2023 के अंदर ये आ गया था। ऐसा मत सोचना कि ये अभी आया है, क्योंकि केसेस पहले से चल रहे थे। तो रिवाइज्ड शेड्यूल एम जो था, जो रिवाइज्ड शेड्यूल एम जो था वो 2023 के अंदर ही आ गया था। तो इसको इंडिया के जीएमपी के नॉर्म्स के इसके साथ हमने अलाइन कर दिया, यानी कि जिसके अंदर हमने देखा डब्ल्यूएचओ एंड जीएमपी, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पीआईसीएस की गाइडलाइंस को इसके साथ अलाइन कर दिया गया था 2023 के अंदर ही। ये लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से हम ग्लोबली सारी चीजों को अचीव कर पाए। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्टिव था कि क्वालिटी इंप्रूव हो, जैसा भी आपको बताया, सेफ्टी और एफिकेसी इंश्योर हो जाए, और इंडिया के मेडिसिन को ग्लोबल रेपुटेशन दोबारा से दिलवाना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लूज हो रही है, क्योंकि डेथ्स हो रही हैं। 2022-2023 में भी दिखाया था मैंने आपको कि किस तरीके से इंडिया से जो एक्सपोर्ट हुई थी सिरप्स, उससे काफी बच्चों की डेथ हो गई थी। तो इन सब की एक अच्छी तरीके से दोबारा से इमेज को और ज्यादा मेंटेन करना, क्योंकि वी आर द मेजरली एक्सपोर्टर ऑफ द फार्मा, जैसे कि आप लोग जानते हो। तो की फीचर्स क्या है शेड्यूल एम के? अगर अब हर फीचर्स को शॉर्ट में समझने की कोशिश करो, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको PQS बताया, ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करी, QRM की बात करी, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की बात करी। अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर कंटामिनेशन आ रही है, जैसे कि फिल्टर क्लॉग हो सकता है, तो रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको प्रिवेंशन करना। PQR मैंने आपको बताया, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन बताया, कंप्यूटराइज स्टोरेज सिस्टम पढ़ा। इन एक पॉइंट को लिख लेना जो मैंने आपको लिखवाए थे। इससे आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने के मिलेंगे इस साल, याद रखना, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत ही अच्छे से इसको समझने की कोशिश करी शेड्यूल एम के रिवाइज चीज के बारे में। अब यहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, लोग कौन से लोग के अंदर आता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, जिसके अंदर हम सारे शेड्यूल्स पढ़ते हैं, उसके अंदर शेड्यूल एम को रिवाइज पढ़ लिया। शेड्यूल एम जीएमपी स्टैंडर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग रिवीजन, जिससे कि एक क्वेश्चन बनेगा तो किसको हम फॉलो कर रहे हैं? डब्ल्यूएचओ की, जीएमपी की ग्लोबल गाइडलाइंस के साथ हम अपने नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं। की सिस्टम के अंदर मैंने कुछ शब्द पढ़ा है जहां से क्वेश्चन बनेगा। PQS, QRM, PQR, वैलिडेशन, ये शब्द लिख लेना, इनसे ही क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। एंड कंप्यूटराइज्ड डाटा, यानी कि सारा डाटा एक साथ होना चाहिए। टारगेट क्या है? क्वालिटी इंप्रूव हो, सेफ्टी हो, एफिकेसी हो। और एक और याद रखना, एमएसएमई की डेडलाइन कितनी है? 31 दिसंबर 2025, इफ प्लान्ड सबमिटेड बाय द 11 मई 2025। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखना। ठीक है, क्लियर? यानी कि जितने भी एमएसएमई हैं उन सबको एक्सटेंशन दी गई है कि 31 दिसंबर 2025 तक अपनी इन सारी चीजों को फुलफिल कर लो। यानी कि कंपनी प्लान सबमिट करेगी कि हम ऐसे अपग्रेड कर रहे हैं। ये लिख लेना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये लिखवा देता हूं मैं, यहां पर लिख लेना कि गवर्नमेंट ने इस शेड्यूल एम के लिए, ये करंट अफेयर का टॉपिक है कि एमएसएमई को, जितने भी तुम्हारी मीडियम साइज जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, ठीक है,
उन सबको एक कंप्लायंस दिया गया है, आपको एक एक्सटेंशन दी गई है 31 दिसंबर 2025 तक आपको यह बताना है कि कंपनी का अपग्रेड प्लान क्या रहेगा, ठीक है, और 11 मई 2025 तक इसको सबमिट करना था। अब इसकी एक्सटेंशन 31 दिसंबर 2025 हो गई है, तभी उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। तो हम ऐसे अपग्रेड करेंगे, उनको दिसंबर 2025 तक का टाइम मिला है, ये भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कब तक की आपकी गाइडलाइन का एक्सटेंशन टाइम था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बता दी, 31 दिसंबर 2025 अपग्रेडेशन प्लान आपको बताना होगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई, बन सकता है, याद रखना, ठीक है। हम देखो खाली बात खाली न्यूज की करने नहीं आए, हम यहाँ पर अपने पेपर की तैयारी करने आए हैं, क्योंकि न्यूज से तो तुम्हें भी कुछ लेना देना है नहीं, वो तुम न्यूज चैनल पर देख ही रहे हो। हम भाई, मेरा काम है आप लोगों का सिलेक्शन कराना, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो शेड्यूल एम रिवाइज मैंने आपको बता दिया, क्या क्या था, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। इसकी आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेना कि क्या क्वालिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड, अकाउंटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड 2025 की डेडलाइन, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इस बार पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर कापा, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, यानी कि इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सिस्टमैटिक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, याद रखना क्या होता है, एक सिस्टमैटिक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, रूट कोज फाइंड करता है, और करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है जिस जहां पर प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज कॉल्ड द कापा। इसके शब्द में ही है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, यानी कि कहां पर सिस्टम को हम क्वालिटी को करेक्ट कर सकते हैं और उससे पहले से ही बच सकते हैं, यानी कि प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो कापा के फुल फॉर्म में ये होता है कि करेक्टिव एक्शन, यानी कि जो प्रॉब्लम हो गई है उसे कैसे ठीक करें, प्रिवेंशन मतलब कि अगर सेम प्रॉब्लम दोबारा आएगी तो उससे प्रिवेंट कैसे कर सके, दैट इज कॉल्ड द कापा। यानी कि प्रॉब्लम को सिर्फ फिक्स करना नहीं है, बल्कि फ्यूचर में वो वापिस ना आए, उससे बचना भी कापा ही कहा जाता है, ठीक है। अब कापा का इंपोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है, क्योंकि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई भी डेविएशन आ रहा है, कंप्लेंट आ रही है, टेस्ट फेलियर होता है, तो कापा इंश्योर करता है कि उसका रूट कॉज मिल जाए। दूसरी बात, सेम बातचीत, सेम गलती दोबारा रिपीट ना हो, और रेगुलेशन कंप्लायंस जो है वो मेंटेन रहे। यानी कि अगर एक सिरप बैच में माइक्रोबियल कंटामिनेशन मिल रहा है, तो कापा प्रोसेस है कि उसका रूट कोज पता लगा सके कि कहां पर दिक्कत आई। दूसरा, फिल्टर रिप्लेस होगा तो उसको करेक्ट कर सकें, और फ्यूचर में जितने भी फिल्ट्रेशन टेस्टिंग है, क्योंकि कई बार फिल्ट्रेशन की वजह से आ रहा है, तो वो आगे ना हो, इसलिए कापा को हम यहां पर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो अगेन कापा को अगर मैं बताऊं तो कोई भी इशू हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, रूट कोज को इन्वेस्टिगेट करना, उसके लिए कोई एक्शन प्लान लेना, इंप्लीमेंट करना, वेरीफाई करना, और डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन रखना एज पर द सीडेस्को इंस्पेक्शन, कि हम दिखा सके कि हाँ ये हमसे गलती हुई थी, हमने इसके लिए सुधार करा, और आगे गलती ना हो तो हमने इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया, दैट इज द कापा, ठीक है। अगर मैं रेगुलेशन रिक्वायरमेंट की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कापा सिस्टम मैंडेटरी अंडर द रिवाइज शेड्यूल एम, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज हम क्या पढ़ रहे हैं, शेड्यूल एम का रिवीजन, जो रिवाइज फॉर्म आई है, तो उसके अंदर कापा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यही कह रहा है कि जब भैया सिरप के अंदर बार बार आपको जो है कंटामिनेशन मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं सुधार हो रहा, क्योंकि आप कापा को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। तो रिवाइज शेड्यूल एम के अंदर यही कहा गया है कि आप कापा सिस्टम को मैंडेटरी कर दो। अब इंस्पेक्शन चेक करते हैं तो कापा ही कोड मिलेगा, ये प्रूफ होता है कि कंपनी अपनी क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन कर रही है, और कापा का डाटा जो होता है वो PQR जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के अंदर इंक्लूड होता है कि आपके प्रोडक्ट क्वालिटी का रिव्यू अच्छा हो रहा है। कापा के ट्रिगर्स क्या होते हैं, बैच का फेलियर, कस्टमर कंप्लेंट्स, ऑडिट की फाइंडिंग, इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन, और चेंजेस कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन, ये सब कॉमन कापा के ट्रिगर्स हैं, याद रखना। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसको हम ONDLS कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको इससे सब कुछ करंट ओरिएंटेड पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, खाली शेड्यूल एम नहीं पढ़ रहे हैं रिवाइज वाला, और भी चीजें पढ़ा रहा हूं। ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम होता क्या है, ये एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे CDAC यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर डेवलप किया गया, यानी कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और सेल लाइसेंस के पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन और यूनिफॉर्म बनाता, ताकि हर स्टेट में एक जैसे स्टैंडर्ड फॉलो हो सके। क्योंकि हो क्या रहा था, यहाँ पर अलग स्टैंडर्ड फॉलो होता है, वहां पर अलग स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अब भैया सबको यूनिफॉर्म इंडिया के लेवल पर ही नहीं, हम तो पूरे ग्लोबली बात कर रहे हैं कि भैया सारे स्टैंडर्ड्स को हम जो है वो पूरा एक ही तरीके से कर ही रहे हैं, ठीक है। अब ऑनलाइन में पढ़ना तो यही गड़बड़ सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। अब ये मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, देन यूनिफॉर्मिटी, सेंट्रलाइज ओवरसाइट,
पोस्ट अप्रूवल चेंजेस यानी कि सपोर्टेड की बात करता है, यानी कि रिन्यूअल की बात करता है। तो एक बना दिया जिसमें सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो होंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरर या फिर एप्लीकेंट जो होता है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है और डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकता है और अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकता है कि मेरा स्टेटस कहां तक पहुंचा। हर स्टेट में सेम फॉर्म और सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कंसिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन होगा। तीसरे नंबर पर सिडिस्को और स्टेट ड्रग कंट्रोलर जितने भी सब एक डैशबोर्ड पर ओवरऑल पिक्चर देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितने लाइसेंसिंग पेंडिंग है, तो उससे आपकी स्पीड भी जल्दी बढ़ जाएगी जिससे कि आप आगे इसको इंप्लीमेंटेशन अच्छे से कर सको। चौथे नंबर पर पोस्ट अप्रूवल चेंजेस सपोर्ट देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि रिन्यूअल कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, इसमें जितना डिले होता था वो भी इसके माध्यम से जल्दी सही कर सकते हो। तो पहले हर स्टेट को अलग अलग पोर्टल होता था, यानी यूपी का अलग है, एमपी का अलग है, इसका अलग है। अभी एक यूनिफाइड पोर्टल बना दिया गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस जो अलग अलग होते थे वो अब एक ही जगह हो जाएंगे। अब ONDLS से कहिए कि पूरा का पूरा इंडिया में एक ही यूनिफॉर्म ऑनलाइन सिस्टम बन गया जिससे कि आप इन सब चीजों का लुत्फ उठा सकते हो। दूसरे नंबर पर बात आती है कि अब ये जो हम कापा पढ़ रहे हैं, ये जो शेड्यूल एम पढ़ रहे हैं रिवाइज वाला, इसके अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहला तो भैया पैसे की बात। कापा और रीशेड्यूल एम जो तुम्हारा शेड्यूल एम है, इसके इंप्लीमेंटेशन करने के लिए DAVC, अगेन क्लीन रूम, वैलिडेशन इक्विपमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट ह्यूज चाहिए। तो MSME के पास इतना फंड होता नहीं, छोटी कंपनियां होती हैं तो क्रेडिट लेने में डिफिकल्टी होती है। तो एक स्मॉल टैबलेट मैन्युफैक्चरर को एयर हैंडलिंग यूनिट लगाने के लिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। अब वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो समस्या उनके साथ थोड़ी सी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। ऐसे ही दूसरी तरीके से देखोगे तो टेक्निकल और स्किल गैप आ रहा है। अब कापा और QRM के लिए, QF और इसके लिए ट्रेंड स्टाफ चाहिए। अब MSME के पास इतने क्वालिफाइड QA और QC के प्रोफेशनल नहीं होते, लेंगे तो वो बहुत ज्यादा पे स्किल उनका रहेगा, तो बाहर के कंसल्टेंट हायर करने पड़ेंगे जो कि काफी कॉस्टली होंगे। तो उनको एक ये सबसे बड़ा समस्या आती है। तीसरे नंबर पर ऑपरेशनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रप्शन, यानी कि फैक्ट्री अपग्रेड करने के लिए टाइम प्रोडक्शन स्टॉप करनी पड़ेगी, है ना भाई। अब इन्होंने कह तो दिया अपग्रेड करो, अब उसके लिए प्रोडक्शन रुक जाएगी, काम करवाना पड़ेगा, तो जो सेल हो रही थी वो भी कम हो जाएगी, जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए थी वो कम हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकल लेगा, रिवेन्यू का लॉस हो जाएगा और सप्लाई चेन डिले हो जाएगी। अब इस वजह से कई कंपनीज तो पोस्टपोन करती जा रही है कि कंप्लायंस प्रोसेस बाद में करेंगे। अब ये जो डेडलाइन मैंने बताई थी 31 दिसंबर 2025 की, अब इसके तहत तो भैया MSME वालों को भी जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना इस बार पेपर के अंदर। चौथी बात, लिमिटेड गवर्नमेंट सप्लाई। अब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स स्टार्ट की हैं, अब इससे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा जो तुम अलग अलग तरीके से स्कीम्स पढ़ते हो मेरे भाई, जैसे कि RPTUAS यानी कि रिवैम्पेटेड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम। इस पर MSME को इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, सब इन सबको जितने भी मिथ्स हैं इन सबको दूर करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, इन सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये जो केसेस जो तुम देख रहे हो ना, ये खाली न्यूज के नहीं होते हैं, ये हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो गवर्नमेंट ने कंप्लायंस डेडलाइन एक्सटेंड की है अगेन 31 दिसंबर 2025, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि MSME को अपग्रेड प्लान सबमिट करना होगा 11 मई 2025, क्योंकि जा चुकी है, लोगों ने कर दी होगी। अब इसके बाद 11 मई के बाद जो इन्होंने प्लान सबमिट करा था उसके बाद अब 31 मई तक कंप्लायंस की डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक है, तभी उनको एक्सटेंशन मिलेगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो कापा, दूसरे नंबर पर PQS, तीसरे नंबर पर QRM, चौथे नंबर पर ONDLS, देन डेडलाइन ऑफ द MSME एंड द ट्रिगर इंसिडेंट, जो कि हमने DG के बारे में डिस्कशन करा था इससे पहले वाली क्लास में भी। वो वाली भी क्लास जरूर देखिएगा कि इससे कि आपको सारी की सारी क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कापा के बारे में था तुम्हारा, जहां से क्वेश्चन इस बार बनने के पूरी चांसेस है कापा से, PQS से बन सकता है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम की जो बात करता है, QRM से बन सकता है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट से, और ONDLS से क्वेश्चन बन सकता है अगेन कि ऑनलाइन ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम कैसे कैसे काम करता है और ये किसके द्वारा आता है। तो यानी मैंने जैसा अभी आज आपको पढ़ाया CDAC एंड सिडिस्को, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी MSME की डेडलाइन जरूर याद रखिएगा, डेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा क्योंकि 31 दिसंबर 2025, और ये भी पूछ लेगा कब से अपग्रेड हुई है, तो 11 मई 2025 ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और DEG का भी क्वेश्चन इस बार देखने के लिए मिल सकता है, व्हाट इज DEG, व्हाट इज द कंटामिनेशन ऑफ द DEG, कैसे आता है, किसके अंदर होता है, तो ये भी आप याद रखना। इस बार मैंने आपको ये 2 वीडियो इसलिए दी हैं क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल M का रिवीजन और DEG इस बार का हॉट टॉपिक रहने वाला है। इस बार पेपर में आप मानकर चलिएगा
इन दोनों से लमते लमते, इन लोगों से छूते छूते क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे इस बार। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो दोनों को अच्छे से पढ़िएगा, इससे नोट्स अच्छे से बनाइएगा, जिससे कि आने वाले पेपर के अंदर आपके इससे कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। ऐसे ही और भी करंट टॉपिक्स के लिए, केस स्टडीज के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगली केस स्टडी आपको किस चीज की चाहिए, जो कि आपको लगता है कि मेन पेपर के लिए जरूरी हो सकती है। तो जुड़े रहिएगा हमेशा फार्मा अड्डा 24/7 के साथ। अगर आपने पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसा हॉट टॉपिक की वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे और हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय बच्चों।